जो कलदम तंजीमें हैं ये वहाँ पर अपना उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। अच्छा। इस नेटवर्क के ज़रिए उन्हें स्मगलिंग करने में वो आसानी फराहम करती हैं। इन्हें ये वहाँ पर जो है ना वेपन्स वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, FC, ANF वहाँ पर जाकर स्मगलर्स को रोकने की कोशिश करती हैं तो ये उनके अगेंस्ट उनके साथ मुकाबला करती हैं। जो इलीगल ट्रेड से पैसे आते हैं वो बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को अफेक्ट कर रही है। तो ये स्मगलर्स जो ये पैसा स्मगल करके कमाते हैं ये दहशत गर्दों को देते हैं। तो क्या स्मगलर्स को इस बात का पता है? जी बिल्कुल, स्मगलर्स को ये पता होता है क्योंकि इसी पैसे से स्मगलर्स जो हैं वो वेपन्स खरीदते हैं। यही पैसे जो हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, FC, ANF वहाँ पर जाकर स्मगलर्स को रोकने की कोशिश करती हैं तो ये उनके अगेंस्ट उनके साथ मुकाबला करती हैं। स्मगलिंग की तरफ जाने के बजाय पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें। बॉर्डर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं तो ये जो स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड है, अफगानिस्तान से पूरी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई होती थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो मुझे लगता है कि जवानों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान के जवानों को बॉर्डर्स और वहाँ से जो स्मगलिंग होती है ना उस पर काफ़ी इंटरेस्ट है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और आज का जो टॉपिक है वो बलूचिस्तान की यूथ से रिलेट है, बलूचिस्तान के लोगों से रिलेट है। जैसा कि आप जानती हैं कि जियोग्राफिकली बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। एरिया वाइज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हम ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान हैं लैंड वाइज। और अगर आप कोस्टल जो हमारी जो बेल्ट है, जो कोस्टल हमारा जो एरिया है जिसे आप समंदरी एरिया कहते हैं, समंदरी हदूद कहते हैं, अगर उसे डाला जाए तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 50% का जो एरिया बनता है वो बलूचिस्तान का एरिया बनता है। बलूचिस्तान के डायनामिक्स को अगर देखें, बलूचिस्तान में देखें रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ इतनी नहीं हैं। बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो ज़्यादातर जो है रिलायबल है गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, या तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर रिलायबल है या वो बॉर्डर ट्रेड के ऊपर रिलायबल है। दुनिया में आप कहीं भी उठाकर देख लें, जहाँ पर भी बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर बॉर्डर ट्रेड्स होती है। उसे आप एक तो नाम दे सकते हैं लीगल बॉर्डर ट्रेड और दूसरा आप उसे नाम दे सकते हैं स्मगलिंग का। दुनिया में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनका एक इंटरनेशनल कानून होता है, एक इंटरनेशनल लॉ होता है। आप किसी भी मुल्क की हदूद से दूसरे मुल्क में बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बलूचिस्तान के डायनामिक्स हैं, इन डायनामिक्स में हमारे साथ एक जो बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है जो बहुत बड़े एरिया के ऊपर वाक़ है। दूसरा जो बॉर्डर लगता है वो ईरान के ऊपर बॉर्डर लगता है। हमारी जो यूथ है अब वो उसकी जो अट्रैक्शन है वो इजी वे ऑफ मनी पर है, आसानी से पैसा कमाना, शॉर्टकट। तो उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है बलूचिस्तान में, इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब जो है वो लिमिटेड है। गवर्नमेंट कितने लोगों को कंपनसेट करे, कितने लोगों को गवर्नमेंट जो है सैलरी दे, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे, कितने लोगों को पेंशन दे। तो लोगों ने एक आसान सोल्यूशन क्या ढूंढा, उन्होंने बॉर्डर ट्रेड के ऊपर, बॉर्डर ट्रेड और स्मगलिंग की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उसमें भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ख़तरा आप बोलें, सबसे बड़ा जो आप पॉइंट बोलें कि हमारे जो नौजवान हैं वो एक शॉर्टकट पैसा कमाने की तरफ डाइवर्ट हो गए। तीसरा, जो स्मगलिंग होकर पैसा आता है ये ब्लैक मनी होती है। ये पैसा जो है सिर्फ उन लोगों को नहीं जा रहा होता जो इसमें स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनको ये पैसा जा रहा होता है। जैसा कि आप देखें कि जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बलूचिस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इन्हें ये पैसा इन्हें भी जा रहा है। वो भत्ते की सूरत में ये पैसा लेते हैं। उन्होंने अपनी चेक पोस्ट लगाई हुई हैं, चेन्स लगाई हुई हैं, वो जो स्मगल होकर जो चीज़ आ रही होती है उसके ऊपर अपना शेयर लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ख़राब हो रहे हैं। हम रेवेन्यू भी जितना कलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इस तरह का हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये पैसा लीगलाइज हो, तो इलीगल पैसा है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, आपने बात की है लीगल वे और स्मगलिंग का ना, तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ के नौजवानों को डिफरेंस मालूम हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा एलेबरेट नहीं किया गया कि स्मगलिंग क्या है, या फिर हम लोग बॉर्डर से लीगल वे में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए जो आपकी रियासत पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसने बहुत अच्छा मैकेनिज़्म बना दिया है। अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ स्मगल होकर आ रही है वो आ रहा है ईरान से पेट्रोल और डीजल।
और ये जो है आप इससे समझेंगे इस टाइम जो सबसे बड़े लेवल पे जो स्मगलिंग हो रही है वो पेट्रोल और डीजल की हो रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ गुड्स हैं, जिसे आप बोलेंगे फूड गुड्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, घरेलू सामान की अशिया हैं, उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं है। वो आप जाकर किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा सकते हैं, वहाँ से उसे लीगलाइज कराकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देयर इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। एक चीज़ है ट्रेड, जिसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम देते हैं, एक है स्मगलिंग। जो पेट्रोल हमारे पास आ रहा है ईरान से, पेट्रोल हम ईरान से नहीं ले सकते। हम इंटरनेशनल कवानीन के भी पाबंद हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है और जिस तरह ये छोटी गाड़ियों में होकर आता है, ये स्मगलिंग में कहलाता है। और स्मगलिंग का मैंने आपको बताया, जो ये चीज़ें स्मगल होकर आती हैं, इसका जो बड़ा बेनिफिशरी है ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि बॉर्डर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो इलाका वहाँ पे जाना भी बहुत सेंसिटिव है और वहाँ पे ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ होती है। तो ये जो स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड है, इसका कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी असर होगा। देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस तो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए खड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि डायनेमिकली जियोग्राफिकली बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है। हमारे पास ऐसे एरियाज़ भी हैं जहां पर सैकड़ों एकड़ में, हज़ारों एकड़ में आपको सिर्फ रेगिस्तान नज़र आते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, नोशकी से रिलेटेड हमारा अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है, दालबंदीन से रिलेटेड हमारा ईरान बॉर्डर जो है, या हमारा चमन बॉर्डर जो है, चमन बॉर्डर जो है हमारा एक पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर ऐसा पहाड़ी सिलसिला है कि जब पानी का वहाँ से अफ़गानिस्तान से कोई रेला आता है तो वो हमने जो बॉर्डर के लिए फेंसिंग लगाई थी, वो सारी फेंसिंग को भी तबाह कर देता है। जिस तरह नोशकी में हमारा बॉर्डर टच होता है अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, वहाँ पर आपको पता है वो एक सहराई इलाका है। वहाँ पर जब हवा चलती है, वो सहरा की जो मिट्टी है उसे 14-14 फुट 15-15 फुट ऊपर तक ले जाती है, जहाँ से गाड़ियों के आसान रास्ते बन जाते हैं। तो हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो तो कोशिश करती हैं कि बॉर्डर को सिक्योर करें, लेकिन ये एक अल्लाह पाक का निज़ाम है, एक कुदरती निज़ाम है। हम पूरा इलाका कवर नहीं कर सकते, पूरा इलाका कवर नहीं होता है। उसके बाद जो है जो स्मगलर्स हैं वो वहाँ से मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो वहाँ पर जो नॉन स्टेट फैक्टर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो एंटी पाकिस्तानी फैक्टर्स बैठे हुए हैं, वो उनसे भत्ता लेते हैं, वो उनसे पैसा वसूल करते हैं और वो पैसा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रही हैं कि बॉर्डर को सिक्योर किया जाए। और इसके अलावा जो है आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल जो मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रॉक्सीज़ हैं, उनका जो है इस टाइम सेंटर बना हुआ है। तो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान तरक्की करे। तो वो ये सब कुछ हालात ख़राब करने के लिए जो उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं, जो एंटी स्टेट फैक्टर्स हैं, उन्हें यहाँ पर एक्टिव करते हैं। और उस एक्टिव की वजह से वो बॉर्डर से जो स्मगलिंग होकर जो सामान आ रहा होता है, उससे वो अपनी अच्छी से अच्छी खासी फाइनेंसिंग करते हैं। जी बाबर साहब, आपने बात की है यहाँ पे जो एंटी स्टेट ग्रुप्स हैं और जो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ है, बिल्कुल वो यही चाहती है कि जो हमारा सूबा, स्पेशली जो बलूचिस्तान है, वो किसी न किसी तरीके से या तो तबाह हो जाए या फिर एक ऐसा इंतशार पहले कि हमारे यंगस्टर्स आपस में लड़े। और इसका जो सबसे बड़ा मैं मिसाल दूंगी वो ये है कि जब हमारे माइंड में बॉर्डर आता है, दूसरी तरफ हमारे माइंड में आ जाते हैं ड्रग्स। अगर हम मजाक में भी बोले कि अच्छा हम ड्रग डीलिंग करेंगे, तो माइंड में एक पिक्चर बनी है कि बॉर्डर पे ही वो चीज़ होती है। तो अभी इस चीज़ में कितनी रियलिटी है कि बॉर्डर से कितना ज़्यादा ड्रग यहाँ पे वो होता है, स्मगल होता है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, हमारे जो दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं। अगर आपके माइंड में अफ़गानिस्तान का नाम आए तो आपको यही आपके माइंड में आता है कि अफ़गानिस्तान में भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। और माजी में आप देखें कि अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल एक ड्रग सेंटर था। अफ़गानिस्तान से पूरी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई होती थी। और इसके बाद जो हमारा दूसरा नेबर कंट्री आता है ईरान, उसके ऊपर भी इतने ज़्यादा सेंसेस लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं। वहाँ पर भी कोई आप समझेंगे जो उनके फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। उसके ऊपर इंटरनेशनल सेंसेस इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो भी कोई भी लीगल और इलीगल ट्रेड करते हैं। तो जब बॉर्डर का नाम आता है, बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ कि ड्रग्स का नाम हमारे दिमागों में आता है। और मैंने जैसे आपको पहले कहा, जो एंटी स्टेट फैक्टर्स हैं उनकी यही कोशिश होती है कि
इस बहाने से इस पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाए। तो बिल्कुल जिसमें आपने कहा कि ड्रग्स वाला जो फैक्टर है ये बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में ड्रग्स स्मगल होती है और हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज हों, चाहे वो FC हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हों, चाहे वो NF हो, वो कोशिश करती हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन इतना बड़ा बॉर्डर है, पूरा कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है ये सब कुछ। तो हम नौजवानों को कैसे इस चीज़ में एजुकेट करना या फिर उन्हें ये सेंस देना कि ये जो ब्लैक मनी हम लोग कमा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं दोबारा हमारे ही सूबे का नुकसान है। जैसे आपने बात की कि रेवेन्यू जनरेट होती है लेकिन वो मिलती नहीं है, और जो लीगल ट्रेड्स है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है, जो लोग वाकई में कमाना चाह रहे हैं बॉर्डर्स के थ्रू। तो ये चीज़ हम लोग एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न, हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं? देखिए, हमें अपने नौजवानों को इंश्योर करना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा, उन्हें ये शऊर देना होगा कि ये पैसा जो आ रहा है ये शॉर्टकट तो है, ये इजी टू अर्न तो है, ये इजी टू मेक तो है, लेकिन ये इलीगल पैसा है, ये हराम का पैसा है। ये वो पैसा है जिससे आपकी नस्लें ख़राब होंगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी नस्लों को पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर पर अगर कोई डीजल स्मगल करता है, पेट्रोल स्मगल करता है या ड्रग्स स्मगल करता है, उसे पूरे महीने मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे सिर्फ एक दिन जाना होता है, अपनी गाड़ी को ले जाना होता है और वो उतना वहाँ से अर्न कर लेता है कि पूरे महीने उसे बैठकर आराम से वो खाता है, मतलब अयाशी करता है, काम नहीं करता। हमें अपने नौजवानों को ये जो है एजुकेट करना होगा कि ये पैसा जो है ये हराम का पैसा है, ये पैसा आपके मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, ये पैसा आप लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों को ये अवेयरनेस लानी होगी, ये शऊर लाना होगा और इसको हमें सख्ती से बंद करना होगा। इसके लिए किसी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको एक बात मज़ीद बताता चलूँ कि हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीज़ल को लीगलाइज भी किया है। इस सेंस में किया है कि वहाँ पर आपको पता है कि जो हमारी जो पेट्रोल के जो बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर सप्लाई नहीं दे सकती। एक तो ट्रांसपोर्टेशंस का इशू होता है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर्स का इशू होता है, तीसरा वो बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हुकूमत ने ये अलाउ किया है कि ईरान बॉर्डर्स के साथ या अफगानिस्तान बॉर्डर्स के साथ जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें उन डिस्ट्रिक्ट तक पेट्रोल लाने की परमिशन दी है, लेकिन वो पेट्रोल कोयटा लाने की परमिशन नहीं है। अच्छा। अगर आप उसे नोशकी लाएंगे, क्योंकि नोशकी में किसी कंपनीज के पंप्स नहीं है, वहाँ पर उनकी आउटलेट्स नहीं है, वहाँ के लोगों को भी पेट्रोल की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को भी डीजल की ज़रूरत है। तो नोशकी की हद तक ये चीज़ लीगलाइज है। हुकूमत ने वहाँ के लोगों को ये एहसास महरूमी नहीं आए, ये कॉम्प्लेक्स नहीं आए कि पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता है और हमें पेट्रोल नहीं मिलता, हम अपनी गाड़ियाँ कैसे चलाएँ, हम अपने घरों को किस तरह चलाएं। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों को एक जगह पर रखकर, एक लेवल पर रखकर उन्हें परमिशन दी है। लेकिन अगर ये पेट्रोल नोशकी के बाद कोयटा आएगा तो ये स्मगल कहलाएगा, ये इल्लीगल कहलाएगा। लेकिन अगर नोशकी में आएगा, दालबंदीन में आएगा, अवारान में आएगा, गवादर में आएगा, पंजगूर में आएगा, तुरबत में आएगा, तो गवर्नमेंट ने उसे लीगल स्टेटस दे दिया है। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो पढ़ें, लिखें, मेहनत करें और स्टेट के अंदर आकर स्टेट का साथ दें, रियासत का साथ दें, नौकरीज के लिए अप्लाई करें, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें, CSS के लिए अप्लाई करें। और उसके अलावा मैं बड़ी अच्छी सी आसान सी बात बता देता हूँ, बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसमें FC और आर्मी का जो रिक्रूटमेंट कोटा है वो 100% है। बलूचिस्तान के नौजवानों को चाहिए कि इलीगल ट्रेड की तरफ जाने के बजाय, स्मगलिंग की तरफ जाने के बजाय पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें, FC को ज्वाइन करें। आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो कोटा है वो एंड ऑफ द ईयर इतना बच जाता है कि ये कोटा हमें KP को और पंजाब को देना पड़ता है। ये FC की रिक्रूटमेंट के कोटे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, हुकूमत आपको रोज़गार देने के लिए तैयार है। फिर ऐसा रोज़गार जिसमें आपको मंथली सैलरी भी टाइम पर मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, आप जब रिटायर होंगे आपको पेंशन भी मिलेगी। तो रियासत इतना उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं उनके साथ इतना बेहतरीन रवैया अपना रही है, उन्हें भी चाहिए कि वो आकर रियासत के इस रवैये को अडॉप्ट करें। और अभी जो आपने बात की कि जो इलीगल ट्रेड से पैसे आते हैं वो बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को अफेक्ट कर रही है, तो ये चीज़ भी मैं ज़रा क्लियर करना चाहती हूँ कि किस तरह से अफेक्ट करती है और मतलब क्या परसेंटेज या इस किसी तरीके से आप ये बात क्लियर कर दें ताकि हमारे नौजवानों को ये चीज़ समझ आ जाए। देखिए जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बॉर्डर से जो पैसा आता है इलीगल ट्रेड के थ्रू या स्मगलिंग के थ्रू, वो आपके मुल्क के जो रेवेन्यू है उसके जनरेट करने में बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और वो उस चीज़ को डैमेज करती है। जो आपके मुल्क का लीगल ट्रेड होता है उसे वो डैमेज करती है।
मुकम्मल जो आपके मुल्क का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, कोई टैक्स नहीं लग रहा होता, वो पैसा आ रहा होता है, ब्लैक मनी भी आ रही होती है, उसमें वाइट मनी भी आ रही होती है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो वो हमारे मुल्क का जो रेवेन्यू है उसे बड़ा ख़राब करती है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा होता, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, ये नहीं पता होता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। सेकंड थिंग जो आपने कही कि ये जो है हमारे नौजवान इसमें एजुकेट हों, एजुकेट करने के लिए देखें नौजवान देखें कि ये पैसा लग कहाँ रहा होता है। ये पैसा जो है ना, जो ब्लैक मनी होती है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, स्मगलर्स के हाथ में इस्तेमाल हो रहा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में स्मगलर्स और दहशतगर्दों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो ये स्मगलर्स जो ये पैसा स्मगल करके कमाते हैं, ये दहशतगर्दों को देते हैं, एज ए प्रोटेक्ट मनी बोलें, एज ए भत्ता बोलें, और वही दहशतगर्द आकर फिर हमारे बच्चों को मारते हैं। गुज़िश्ता दिनों आप देखें कि जो यही हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर दहशतगर्दियों की कार्रवाइयाँ हुई, उसमें मासूम बच्चे भी मरे, उसमें बेगुनाह शहरी भी मरे। तो ये कौन सा पैसा था? ये वो पैसा था जो फंड हुआ था कलअदम तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को, और ये स्मगल हुआ पैसा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और ये काफ़ी सेंसिटिव बात आपने बताई है कि मतलब स्मगलिंग हम सोच भी नहीं सकते कि वो कहीं ना कहीं टेररिज्म के साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो बत्ते मिलते हैं या फिर ये जो पैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ये लोग दे रहे हैं, तो क्या स्मगलर्स को इस बात का पता है, या फिर ये ऐसे वे में होता है कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि हमारे पैसे जो हम आगे दे रहे हैं वो टेररिज्म के लिए यूज़ हो सकता है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है जो वही बम धमाके, या फिर हम खुद ही इस चीज़ का कहते हैं ना कि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। तो क्या वाकई स्मगलर्स उन्हें पता है, वो लोग इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में? जी बिल्कुल, स्मगलर्स को ये पता होता है, क्योंकि इसी पैसे से स्मगलर्स जो हैं वो वेपन्स ख़रीदते हैं, इसी पैसे से वो बारूद ख़रीदते हैं, यही पैसे जो हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दहशतगर्दों को बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल 100% पता मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो दहशतगर्द तंजीम है ना, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, वो लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अभी इस बात को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि स्मगलर्स को क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? स्मगलर्स को ये फ़ायदा है कि स्मगलर्स को वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन मिलती है स्मगलर्स से। जी, ये जो कलअदम तंजीमें हैं ये वहाँ पर अपना उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। अच्छा। इस नेटवर्क के ज़रिए उन्हें स्मगलिंग करने में वो आसानी फराहम करती हैं। इन्हें ये वहाँ पर जो है ना वेपन्स वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, FC, ANF वहाँ पर जाकर स्मगलर्स को रोकने की कोशिश करती हैं, तो ये उनके अगेंस्ट उनके साथ मुकाबला करती हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले इसी तरह स्मगलर्स का हमारी पाकिस्तान कस्टम ने ताक़ुब किया था, जिसके बाद स्मगलर्स की तरफ से उन हैवी वेपन से उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनके ऊपर अटैक किया गया, जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है, जिसमें हमारे 2 कस्टम्स के ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश किया। तो ये स्मगलर्स को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक तरीके से उनको सेव करती हैं, उनको प्रोटेक्शन देती हैं, उनको रास्ते बताती हैं, उनको रूट बताती हैं कि आपने इस रूट पर जाना है, और उसके बदले वो उनसे पैसा लेती हैं। और ये पैसा जो है हथियार खरीदने में इस्तेमाल होता है, लोगों का ब्रेन वॉश करने में इस्तेमाल होता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ब्लैक मनी होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। और मैं आपको सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी हालिया बलूचिस्तान में एक सर्वे हुआ है, और उस सर्वे में ये पता चला है कि ये स्मगल होकर जितना पैसा आ रहा होता है, ये 60% पैसा इन्हीं कलअदम तंजीमों को जा रहा होता है, और इन्हीं लोगों को जा रहा होता है जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में इन्वॉल्व है। आपसे आज जो बातें मैंने सुनी हैं, मैं एज अ पर्सन मैं बलूचिस्तान में रहती हूँ और हम ही यूथ है, लेकिन जो कनेक्शन की बात आपने की है और जिस तरीके से हर चीज़ चेन टू चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जवान इस बारे में सोचता है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा तो बच्चा यही कहता है कि हमने स्मगलिंग करना है, हमने बड़े होकर स्मगलर बनना है, क्योंकि वो एक माइंडसेट है यहाँ के लोगों का कि जो बॉर्डर सी चीज़ें आती है उसमें हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वही पैसा जो दहशतगर्द तंजीमों को मिल रहा है, ये बिल्कुल एक नई बात थी मेरे लिए, और मैं ख़ुद सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई हूँ। तो हमारे जो नौजवान हैं, शायद वो भी इन चीज़ों से बेखबर है, और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो जो ख्वाब देखते हैं या जो वो स्मगलिंग के रास्ते ढूंढते हैं, वो इन दी एंड उन्हें वही दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाती है। देखिए, हमें अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को, बलूचिस्तान के लोगों को हमें एजुकेट करना होगा। जी, स्मगलर कोई प्राउडली लव नहीं है, स्मगलर कोई काबिल फ़ख्र अल्फाज नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में या दूसरे मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्मगलर को भी उसी तरीके से क्रिमिनल समझा जाता है जैसे किसी चोर को
क्रिमिनल समझा जाता है, बिल्कुल। जैसे किसी कातिल को क्रिमिनल समझा जाता है, इसी तरह स्मगलर जो है वो एक क्रिमिनल अल्फाज है, क्रिमिनोलॉजी का एक लफ्ज़ है। आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे बच्चे ये माइंड कॉन्सेप्ट बनाएं कि मैंने स्मगलर बनना है? स्मगलर बनना ऐसे ही है कि जब माशरे में एक बदनुमा दाग अपने माथे के ऊपर लगाना है, तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा। ये जो टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर ये कुछ लोगों की जो शोशा देखते हैं, वो भी असल में जो है ना वो स्मगलर कम हैं और उन्होंने अपने आप को शो ज़्यादा किया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के आइन के कानून के पाबंद है। तो हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि जो स्मगलिंग है ये गलत काम है, ये इलीगल काम है, इसकी हमें इस्लाम भी मना करता है इस हवाले से, और हमारा पाकिस्तान का आइन भी इस हवाले से हमें मना और करता जो है। लीगल ट्रेड्स करते हैं तो उन्हें कितना ख़तरा है वहाँ पे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पूरा एक चेन है, तो जो लोग लीगल ट्रेड करते हैं उनकी जान और माल की हिफाजत बेशक हमारी आर्मी कर रही है, लेकिन उन तक भी तो वो लोग रसाई करने की कोशिश करती हैं। देखिए उनकी पूरी कोशिश होती है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से डैमेज किया जाए, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर लीगल ट्रेड लोग करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में चीज़ें लीगलाइज होकर आएंगी, तो उनके कॉज को, उनके मिशन को नुकसान पहुंचेगा। तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि इस तरह मुल्क को बार बार नुकसान पहुंचाया जाए। देखें आप आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में सुनती होंगी कि फ़ला एरिया में फ़ला स्मगलर्स ने स्ट्राइक कर दी और रोड बंद कर दिया। वो रोड क्यों बंद करते हैं? जब गवर्नमेंट सख्ती करती है, स्टेट सख्ती करती है, उनकी स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करती है, तो वो ब्लैकमेलिंग के टूल्स के तौर पर रोड को बंद कर देते हैं। उस रोड बंद होने से किसको नुकसान होता है? उस रोड बंद होने से उस स्मगलर को नुकसान नहीं होता, उस रोड पे ट्रैवल करने वाले उस मासूम बच्चे को नुकसान होता है जिसने सुबह पेपर देने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी जाना होता है। उस माँ को नुकसान होता है जो बीमार होती है और उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है, उसने डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। उस बिजनेसमैन को नुकसान होता है जिसकी बिजनेस डील होती है और उसने जाकर वो बिजनेस डील करनी होती है। उस स्टूडेंट को नुकसान होता है जिसने अपनी क्लास अटेंड करनी होती है। तो ये ब्लैकमेलिंग टूल्स हैं, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं। हमें और आपको, हम सबको मिलकर इन टूल्स को और इन टैक्टिक्स को नाकाम बनाना होगा। हमें इस मुल्क के खातिर, हमें पाकिस्तान के खातिर इस तरह के जो एक्ट्स हैं इन्हें गलत कहना होगा। अवेयरनेस आप और मैं आज से अपने आप से शुरू करते हैं। हम स्मगलिंग को गलत कहते हैं, हम स्मगलर्स को गलत कहते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जिसने रहना है, पाकिस्तान के आइन को मानना है, पाकिस्तान के कानून को मांगना है, पाकिस्तान लीगल ट्रेड की परमिशन देता है, पाकिस्तान में लीगल ट्रेड करनी है, पाकिस्तान के लिए पढ़ना है, लिखना है, पाकिस्तान में जायज़ कारोबार, पाकिस्तान में जायज़ रोज़गार आपने हासिल करना है। लेकिन इन जैसे फैक्टर्स को, और हमने सबसे पहले इन्हें काउंटर करना है, इनका माशरे में इन्हें बताना है कि जो स्मगलर्स हैं वो गलत हैं। हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताना कि स्मगलर्स हैं तो अच्छे लोग हैं। सिर्फ पैसा कमाना इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। इंसान का मकसद होता है इंसानियत से प्यार करना, इंसान का मकसद होता है अपने मुल्क से प्यार करना, इंसान का मकसद होता है अपनी सरजमीन से प्यार करना। थैंक यू सो मच बाबर साहब। हमारा जो वो एक टर्म था बहुत ग्लोरीफाई करके हम सुनते थे कि स्मगलिंग और बलूचिस्तान में रह के बॉर्डर्स का ख्वाब देखना, तो आपने काफ़ी हमें डिटेल में बताया कि किस तरीके से चेन टू चेन ये चीज़ें कनेक्टेड है, और इन दी एंड वही दहशतगर्द तंजीमें जिन्हें मैं, आप और हम सब बुरा कहते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करने में भी मेरे ख्याल से हमारा हाथ है, उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में भी हमारा अपना हाथ है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ और व्यूवर्स से भी कि आप लोग हमारे साथ रहें, क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट में इसी किस्म के बहुत डीप डिस्कशंस करेंगे, और वो चीज़ें जो कि हमें बहुत ग्लोरीफाई लगती है या फिर हमें लगती है कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें भी करना चाहिए, जैसे कि स्मगलिंग, तो उन चीज़ों पे हम लोग डीप बातें करेंगे, फैक्ट्स के साथ बातें करेंगे, और जो हार्श रियलिटी है मैं कहूँगी वो हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।